दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि क्लास 12 में बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसकी अगर मैं बेसिक की बात करूँ, जो हमारा कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी, क्या क्या आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली यूनिट है हम लोगों की। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हमें जो चार्जेस स्टैटिक मतलब रुके हुए होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है कि जो चार्जेस एक जगह पे रुके हुए होते हैं तो उनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हमें पहले चैप्टर में स्टडी करना है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद उसके बाद चार्जेस मूवेबल हो जाएंगे, जिसमें हमें करंट पढ़ना होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पूरा जब चार्जेस मूव करने लगेंगे वो हमारी सेकेंड यूनिट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम चार्जेस से क्या करेंगे, चार्जेस को मूवेबल जो चार्जेस होंगे उसी से मैग्नेट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी चार्जेस के अंदर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यहाँ से फिर उसके बाद मेरा ऑप्टिक्स आ जाएगा और ऑप्टिक्स के बाद हमारा मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा। और ये इतने में हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 12th क्लास का सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा। ये मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमारा फिर उसी में एसी हमारा भी इसी में पढ़ना है। एसी चैप्टर भी इसी के अंदर आएगा, जो एक बहुत ब्रॉड चैप्टर बोला जाता है क्लास 12th का, और बहुत समझना भी क्या होता है, मुश्किल होता है इसको, चैप्टर को, एसी को। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। तो पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में होता क्या है और हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो फॉर्म में अगर तोड़ा जाए तो पहला जो फॉर्म होगा, पहला फॉर्म हमारा ये इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रुके हुए, स्टॉप मतलब एक जगह पे फिक्स हैं। तो चार्जेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस पूरी यूनिट के अंदर हम जितने भी चार्जेस होंगे, जिस भी चार्जेस के अंदर स्टडी करेंगे, तो उसके लिए वो चार्जेस का स्टैटिक होना ज़रूरी है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस हमेशा नॉट मूवेबल होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? स्टैटिक होंगे। तभी उसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हमारा कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो जो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया वो 2500 BC में आया। इसमें क्या था कि जो हमारे एक यूनानी फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने एक एम्बर से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि अगर एक एम्बर होता है, एम्बर को अगर किसी में रफ किया जाता है, एम्बर को अगर किसी से रफ किया जाता है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया हमारा फ्रिक्शनल चार्ज का। किसका कॉन्सेप्ट है? फ्रिक्शनल चार्ज का। मतलब अगर चार्जेस किसी भी एम्बर को उन्होंने रफ करने के बाद उस पर एक चार्ज डेवलप हो गया, वही जो चार्ज था वो बाद में फ्रिक्शनल चार्ज के तौर पे आया, और वहीं से हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल चार्ज। फिर चार्ज के बारे में कैसे हमारा गिलबर्ट्स ने हमें बताया, गिलबर्ट्स ने हमारा कई सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ किए, एम्बर का भी किया, ग्लास का किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कैट की स्किन पे भी रफ करके देखा, फिर 1600 जब ये यूनानी जो हमारे फिलोसोफर थे थेल्स, इनका जब एक्सपेरिमेंट, तब कोई इतना इंटरेस्टेड कोई था नहीं, तो इन्होंने सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया कि अगर दो चार्जेस को रफ किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लगता है? रिपल या अट्रैक्ट करने लगता है। फिर गिलबर्ट ने आई थिंक 1600 में गिलबर्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एम्बर को लिया, या फिर ग्लास को लिया, ग्लास को रब किया, रब करने के बाद उन्होंने देखा कि उस जो एम्बर या ग्लास था वो एक तरीके की प्रॉपर्टी, जो सेम चीज़ थेल्स ने बताई थी वही सेम प्रॉपर्टी गिलबर्ट ने बताया, और उसके बाद उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने ही बताया हमें फ्रिक्शनल के बारे में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें यहाँ से ये निकल के आएगा कि अगर मान लेते हैं एक सिल्क है,
कैट सिल्क है उसको रब किया, या मैं आप लोगों ने खुद घर पे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, कॉम्ब ली होगी, कंघी जो होती है बालों बनाने वाली, मेरे तो है नहीं, आप लोग बनाते होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब को अगर हेयर पे रफ किया जाता है, कॉम्ब को अगर मैं हेयर पे रफ करूँगा और फिर उसके बाद रफ करने के बाद अगर मैं पेपर जो पेपर हमारे कॉपी पेज वाले पेपर होते हैं, तो उसको अगर मैं रफ करने के बाद और उस पेपर के पास से उसको पास कराता हूँ, तो पास कराने से क्या हो जाता है, वो जो पेपर होते हैं उसको मैंने कहीं नहीं रफ करा है, वो पेपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कॉम्ब में स्टिक होने लगते हैं, वो अट्रैक्ट करने लगता है, उसको अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है उसके पास। तो वो जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो फ्रिक्शनल की वजह से आती है। फ्रिक्शन, जब मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद जब मैं रफ करने के बाद वहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया, वहीं से फ्रिक्शनल चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। और गिलबर्ट ने ही 1600 में बताया फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और यहीं से दो चीज़ें बातें सामने निकल के आई कि अब यहाँ से ये चीज़ पता चल रही थी कि कोई किसी को रिपल कर रहा था, कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा था। दो प्रॉपर्टीज़ आई, पहला कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा था और दूसरा रिपल कर रहा था। रिपल, माफ़ करना, रिपल्सिव प्रॉपर्टी है। पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, दूसरी रिपल्सिव प्रॉपर्टी है। मतलब कोई किसी को रिपेल कर रहा है, कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जैसे आप कभी क्लास में बैठते होंगे, लड़कियां बैठी हुई हैं, आप उसके तो आप क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट कहने का मतलब है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या होती हैं, भटकने लगती हैं, ठीक है। तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से चार्ज निकल के आया कि चार्ज जो होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बाद चार्ज के बारे में और क्लासिफाइड किया गया। चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको एक बहुत प्रॉपर फॉर्म में अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, ये हिस्ट्री तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, ये हमारा आ गया चार्ज को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया। पहला क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। ये हमारा दो प्रॉपर्टीज चार्ज की आई निकल के, दो फॉर्म चार्ज के आए, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और यही जो नाम थे, ठीक है, ये जो नेम थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, जब गिलबर्ट ने 1600 में जब एक्सपेरिमेंट करके फ्रिक्शनल चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया, तो उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में इसको नाम दिया कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। कब दिया, 1750। ये हिस्ट्री में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमारा 25 में आया, फिर उसके बाद 1600 में, फिर 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चार्जेस के नाम बताया, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा बताया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आए। कौन से, पहले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में दो चार्जेस के बारे में बताया, पहला पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो मैं कैसे कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब आपने कॉम्ब को रफ किया था, तो कॉम्ब को जब रफ किया था तो कॉम्ब के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र हुए थे हमारे हेयर से, फ्रिक्शनल चार्जेस ट्रांसफ़र हुए थे। अब पेपर अभी तो न्यूट्रल था, पेपर में कोई भी मैंने फ्रिक्शनल चार्ज नहीं डेवलप किया था, पेपर तो हमारा न्यूट्रल था। तो मैंने क्या किया कि उस पेपर को जैसे उसके पास लेके गया तो उसने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। उसमें
कॉम में चार्जेस थे एक्स्ट्रा और चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए उसके अंदर, फिर उसने पेपर को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो वो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाऊं, इनका मिलनसार होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो ये हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। और पॉजिटिव निगेटिव अगर मिलेंगे तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, जो बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है, और ये क्या, यहाँ से क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपेल हो गया। ठीक है, क्या होंगे, रिपेल ईच अदर होंगे। ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या होंगे, रिपेल ईच अदर होंगे। तो या फिर निगेटिव निगेटिव भी साथ में आएगा तो वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से हमारा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और रिपल्शन की प्रॉपर्टी यहाँ से आई चार्जेस के ऊपर। ये चार्जेस कैसे रिपेल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपको तो बेसिक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्जेस का। अच्छा, ये अगर किसी पूछा जाए कि चार्जेस कहाँ से डेवलप हुए तो ये बताना मुश्किल। जैसे अगर आप बता सकते हैं कि मास कहाँ से आया, तो मास बताना पॉसिबल नहीं है। चार्जेस के ही फॉर्म में हमारे प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हुई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें नाम दिए, नाम देने के बाद उन्होंने बताया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट हमारा आया। अब यहाँ से होने के बाद एक और चीज़ यहाँ से पता चलती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि एकदम ज़ीरो से लेके हीरो लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊँ फिजिक्स में। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बोर्ड भी आने वाला है 12th क्लास का। इसी वजह से मैंने सबसे पहले टारगेट किया है 12th क्लास की फिज़िक्स को। 12th क्लास की फ़िज़िक्स कंप्लीट होने के पहले ही मैं 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दूंगा, या इसको कंप्लीट ऐसे ही प्रॉपर चलता रहेगा। क्योंकि अब आप लोगों को ऐसे ही पेन वाइट बोर्ड पे ही करा सकता हूँ थोड़ा। अब जैसे जैसे चीज़ें आप लोग वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आप लोग कर ही देंगे, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, फिर और चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। यहाँ से चार्ज एक आएगा, उधर से दूसरा आएगा, फिर दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो दो चार्जेस, ये हमारा, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से चार्जेस आने के बाद मैं, ये जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, इसका क्या लेना देना है। देखो, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स मतलब होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कह सकते हैं कि किसी ने किसी को दिया है, किसी ने किसी को चार्जेस दिया है। ठीक है, चार्जेस देने के बाद, जैसे आपके पास 500 रुपये थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, 200 रुपये अपने दोस्त को उधार दे दिए। तो वो 200 रुपये वापस तो नहीं करता वो कभी, पर आप ये सोचते हैं ना कि अब वो कभी वापस करेगा। तो वापस आप पहले से ही क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कभी कोई कमी हुई या आपके पास फिर से 500 आ गए, तो उसने जो आपने 200 दिए थे वो फिर से आपके पास वापस आ जाएंगे। तो आप पॉजिटिव हो गए ना, आपके पास 700 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी कि जब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, अब आपने दिए, आपके पास, आप तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और उसने लिए, तो आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए, तो आप क्या हो गए, वो आपका दोस्त क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अब भी अगली बार से कोई पैसे मांगेगा ना तो दे देना, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे, और जो लेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप लोग राइटिंग को माइंड मत करिएगा, न स्पेलिंग को माइंड करिएगा। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ने किसी को चार्ज दी, मतलब कहीं जैसे दो बॉडी थी, वैसे ये दोनों हैं, इसको मैंने रफ़ कराया, रफ़ कराने के बाद इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो इसने दिए, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दिए, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसने लेने के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये लिख लीजिएगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा। और एक चीज़ और यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिएगा, फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, फॉर electrification of body only electron are responsible, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल मतलब कभी भी किसी बॉडी के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आ जा रहा है, वो सिर्फ कौन है, आने जाने का काम किसको है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को है। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, क्योंकि प्रोटॉन ऑब्वियसली सी बात है, प्रोटॉन हमारा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने अभी बताई नहीं कि जो पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको समझ में ही आ गया होगा, पॉजिटिव मतलब और या निगेटिव मतलब। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट में आएगा, ये न्यूक्लियस हमारा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे शेल होते हैं, शेल पे हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये न्यूक्लियस से निकल नहीं पाता। ये यहाँ से हमारा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, जो शेल में मूव किया करते हैं, उनको अब बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तो वो अपने आप को कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं या बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारा। इसी वजह से बोला जाता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये पूरा नोट्स आप बना लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तब तक मैं जल ग्रहण कर लूँ, थोड़ा सा जल भी ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अभी भी मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जैसे जैसे अभी मैं जब न्यूमेरिकल करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा, बात कर चल रही है कि मैं न्यूमेरिकल आपके डिजिटल बोर्ड पे कराऊँ। ठीक है, तो अभी मैं नोट्स वगैरह सब आपके वाइट बोर्ड पे कराऊँगा। जैसे ही थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, आप लोग आई हैं लाइक करने सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं डिजिटल बोर्ड पे भी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और मेटल के अंदर बात करें अगर, तो मेटल, जो इन मेटल ओनली द नेगेटिव चार्ज इज़ फ्री टू मूव। ठीक है, जो मेटल होता है, मेटल के अंदर कौन मूव करता है, हमारे मेटल के अंदर मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज से मूव करता है। जैसे मेटल है, तो अगर मैं मेटल में बात करूंगा तो वहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ के बाद हमारा एक और चीज़ आती है कि कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिफिकेशन समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सेकेंड टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, वैसे बताने वाली कोई चीज़ तो नहीं है कंडक्टर, पर बता देता हूँ, भला हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडक्टर, ठीक, फिर इंसुलेटर। अभी सेमी कंडक्टर के बारे में इतना ज़्यादा, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। ठीक है,
ये कंडक्टर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर के अंदर देखो, अगर मैं एक लाइन में बताऊं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और जिनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो हमारे कौन से होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे क्या मेथड है कि हमें कैसे याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। देखो ये जो हमारा, अगर मैं अभी जो मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, उस एटम के स्ट्रक्चर में ये हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, पड़ा रहता है, मूव किया करता है, ठीक है। अब यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो किसी तरीके की एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिली, बाहर से किसी तरीके के अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी लेगा और लेने के बाद ये तो चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, ठीक है। ये बंधा हुआ है बेचारा, ये जो न्यूक्लियस है इसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चाहेगा मैं निकल जाऊँ यहाँ से, सब आज़ादी चाहते हैं, तो आप लोग भी चाहते होंगे, सब लोग चाहते हैं कि मैं, मम्मी पापा घर पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आप लोग कहते हैं नहीं मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। नया नया होता है तो यही सोचते हैं निकल जाऊंगा मैं घर से, बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहता है और जब ये निकल जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो कंडक्टर, अच्छा अगर और लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो कंडक्टर कौन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जो नहीं कर सकता है वो कौन होता है, इंसुलेटर होता है। तभी फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और मेटल में बात करें, अभी मैंने बताया मेटल में कौन चार्ज मूव करता है। मेटल हमारा किस में आएगा, मेटल किस में आएगा, एग्जाम्पल में अगर लिखा जाए तो मेटल आएगा इसमें। इसके लिए मूव कौन करता है, इसमें नेगेटिव चार्ज मूव करता है। कौन मूव करता है, नेगेटिव चार्ज। कौन मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। मेटल के अंदर हमारा मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर। और those substances which conduct electricity are called conductor, those substances which cannot conduct electricity is called insulator, ठीक है। अगर सेमी कंडक्टर की बात करें, सेमी कंडक्टर, तो those substances their electrical conductivity, कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, those substances their electrical conductivity lie between conductor and insulator, मतलब इसी के बीच में जो आता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करेगी कंडक्टर और इंसुलेटर में, वही हमारा क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। जैसे हमारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे सेमी कंडक्टर हैं। और इसमें मेटल आ गया और आयरन आ गया, ह्यूमन बॉडी आ गई, ये सब हमारे क्या मेटल हैं। नॉन मेटल की बात करें या इंसुलेटर की बात करें तो हमारा क्या हमारा आ गया रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये समझ में आ गया आप। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब देखो आगे मैं बात करूँ तो देखो कंडक्टर के अंदर एक और एग्जांपल लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव, मेटल में सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव भी मूव करता है, नेगेटिव भी मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो चार्जेस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। आयंस जानते होंगे ना आप लोग, आयंस होते हैं जो पॉजिटिव भी मूव करता है और नेगेटिवली भी मूव करता है, तभी हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव करते हैं तभी हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट होता है। तो वही हमारा कंडक्टर के अंदर ही आता है, उसमें भी चार्ज मूव कर सकते, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और मेटल में सिर्फ कौन मूव करता है, नेगेटिव चार्ज। ये डिफरेंस होता है मेटल में सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है और इलेक्ट्रोलाइट में दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि नोट कर लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये पहला लेक्चर है, थोड़ा जो वो थोड़ा इम्प्रॉपर फॉर्म आप लोगों को लगेगा, क्योंकि पहला लेक्चर है। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को, या लेक्चर को इम्प्रूव करूँगा कि कैसे मैं लेक्चर को शूट करूँ या लेक्चर को कैसे और प्रॉपर फॉर्म में लेके आऊँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, जो हमने आप लोगों को चार्जेस के बारे में बताया, चार्जेस की हिस्ट्री बताई, कैसे हमारे चार्जेस डेवलप्ड हुए। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। फिर मैंने कंडक्टर के लिए कंडक्टर बताया और इंसुलेटर बताया, और हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली वर्क कैसे करती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, ये पूरा लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे अब मैं आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट, यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। वो जो नीचे लाल वाला बटन है ना, उसको हथौड़ा फेंक के मार दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके आगे कैसे क्या होते हैं चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।